On the special occasion of Dr. Babasaheb Ambedkar's birth anniversary, the beloved voice of the common people and widely admired leader, Chandrasekhar Azad, has arrived on American soil. A massive crowd gathered to meet him. Prem Kumar Chumber, editor-in-chief of Desh Doaba and Ambedkar Times, has exclusively covered Chandrasekhar Azad's special speech. And for us, where we have like Babasaheb library, and we're gonna have all kind of books and literature of Babasaheb. So we have all this same big team working hard. सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शायद चेयर्स कम पड़ गई क्योंकि बहुत सारे साथी खड़े हैं। जितनी अपेक्षा हमारे कार्यक्रम के आयोजक साथियों ने की थी, शायद उनकी अपेक्षा से ज्यादा लोग आ गए, इसलिए बहुत सारे लोगों को खड़े होना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। मैं उन सभी संगठनों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। AKSC, IBC, IBO, भीम इंटरनेशनल, AIC और IAMC के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जो संचालक महोदय यहां संचालन कर रहे थे और उन सभी बच्चियों का, नौजवान साथियों का जिन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम यहां प्रस्तुत किए। मैं उनको वहां बैठ के देख रहा था तो मुझे दिल में बड़ी खुशी हो रही थी उनके कार्यक्रम को देख के। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये दिन हम सबके लिए और दुनिया में रहने वाले उन बहुत बड़ी आबादी, चाहे वो महिलाओं की हो, किसानों की हो, नौजवानों की हो,
बैंकर्स की हो, मजदूरों की हो, वो एक बहुत बड़ी आबादी जो दुनिया में रहती है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को सम्मान दिया है, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो या इंडिया में हो। शायद आपको यंग जनरेशन को एहसास नहीं है, पुराने लोगों को तो एहसास है कि बाबा साहब अम्बेडकर को शायद दुनिया किसी भी नाम से जानती हो, लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान से ज्यादा मानते हैं। उसके पीछे कारण है जितना काम उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए किया है, स्पेशली भारत में, शायद उतना काम पिछले हजारों साल में नहीं हुआ। इसलिए उनके जीवन को इस तरह माना जाता है कि उनका जीवन श्रेष्ठ, और हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं उनकी एक लाइन आपके सामने दोहराना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। साथ साथ वो ये भी कहते हैं जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान के साथ जीना, हक अधिकार के साथ जीना। मैं चंद्रशेखर आजाद जो एक गांव में जन्मा हूं, जो भारत के एक बहुत बड़ा सूबा जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, भारत का एक बहुत बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, उसके एक छोटे से गांव में जन्मा हूं। मैं खुद से शुरू करता हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो जितना हम लोग कहेंगे वो थोड़ा है, और मुझसे पहले भी बहुत सारे साथियों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात की। मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे, मेरी माँ वो हाउसवाइफ थी। जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर यंग जनरेशन उनको पढ़े, जानने का प्रयास करे, तो शायद आपको लगेगा कि क्या वो दुनिया और उनकी जो राइटिंग स्पीच है या उनकी जो बायोग्राफी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्या ये सत्य हो सकता है कि इतना भी भेदभाव हो कि सिर्फ जाति के आधार पे एक बच्चे से उसके सपने, उसका सम्मान का अधिकार और उसका तरक्की का अधिकार जो है वो छीन लिया जाए और अपमानित करके, तिरस्कार करके गेट के कोने पे या गेट के बाहर उसको बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर किया जाए। जब हम आधुनिक भारत में भी उसको सोचते हैं तो लगता है कि हम लोग उससे कितने आगे बढ़ पाए। कभी कभी लगता है कि उनकी टीचिंग बहुत कम लोगों तक सीमित हो गई, लेकिन कभी कभी सूट बूट में बैठे आप सब लोगों को देख के लगता है कि उनकी टीचिंग दुनिया तक पहुंच गई। उनके योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने अपने शुरुआती दिनों में उन परेशानियों को झेला है जिनको हम बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में पढ़ते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर भेदभाव हो या फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर होने का दर्द, क्योंकि गरीबी भी खुद में एक अपराध। बहुत सारे सपने इसी वजह से पूरे नहीं हो पाए कि हमारी फैमिली उन सपनों के खर्च को पूरा नहीं कर पाए।
और ये मैं अकेला नहीं हूं। जब कभी हमारे नौजवान बच्चों को अपने माता पिता से बात करने का मौका मिलेगा तो उनको जानने का अवसर मिलेगा कि ये 99% लोगों की स्टोरी है जो यहां आगे बढ़ के बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी भी स्टोरी लगभग बिल्कुल ऐसी है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि हमें समय से सीख लेनी चाहिए, और जब हम समय से सीख लेते हैं तो फिर समय की रफ्तार को रोककर हम लोग तरक्की की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ा चंद्रशेखर, 12th तक की पढ़ाई होने के बाद उत्तराखंड एक बड़ी शानदार जगह है हमारे यहाँ, मैंने वहाँ ग्रेजुएशन की है देहरादून में, वहीं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, वहीं मेरी लॉ हुई। और अक्सर मैं अपने इंटरव्यू में इस बात की चर्चा करता हूं कि समय आदमी को कहां से कहां ले आता है। मेरे फादर ने तय किया था कि मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना है, इसके लिए उन्होंने अपनी प्रिपरेशन भी की थी, लेकिन शायद समय को मंजूर नहीं था। जिस समय ये बात पूरी होने का समय आया तभी मेरे पिताजी बीमार, और एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरह का जो है में सरवाइव करती है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे सपने तो गए ही, लेकिन पैसे की कमी के कारण मैं अपने फादर को भी नहीं बचा पाया। यहां समानता है, यहां आदमी के जीवन की वैल्यू है, लेकिन जहां मैं जन्मा हूं वो मेरा देश है, उसमें अभी भी आदमी की जीवन की कोई वैल्यू नहीं। जिस दिन मेरे पिताजी मुझे छोड़ के गए उसी दिन मैंने तय किया कि हम कोशिश करेंगे कि दोबारा किसी की जान ऐसे ना जाए। तो आज के बाद हम लोग अपने लिए नहीं जिएंगे, हम लोग उन गरीबों के, किस कमजोरों के, उन परेशान लोगों के लिए जिएंगे जो ये सोच के बैठे हैं कि कभी उनकी जिंदगी में भी उजाला आएगा। ये दिन था 12 जनवरी 2013 और आज हम लोग हैं यहां के अकॉर्डिंग 12 अप्रैल 2025। लगभग 13 साल हो गए। इस 13 साल में बहुत कुछ बदला है। जब मैं 13वें साल के आखिरी में हूं तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। लेकिन जब मैं इन 13 साल की जर्नी के फर्स्ट दिन में था तो मेरा हाथ पकड़ने वाला मेरे आसपास कोई नहीं। एक तरफ मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी, और दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी मैंने मन से एक्सेप्ट की वो भी मेरे ऊपर थी। फिर 2014 में हमने वहां एक सामाजिक संगठन बनाया जिसका नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। उसके जरिए हमने हजारों की संख्या में पाठशाला खोल के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। उसका इतना असर था कि उस एक मूवमेंट ने बड़ी बड़ी सरकारों को हिला दिया, क्योंकि एजुकेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बता गए कि वो हमारा वेपन है, वो एक ऐसा हथियार है जो सारी बेड़ियों को तोड़ देता है। यहां बहुत सारे साथी हैं जो एजुकेशन की बदौलत यहां आए हैं और यहां के मान सम्मान का जीवन प्राप्त कर रहे हैं। अपने जीवन से वो एक बार एजुकेशन को माइनस करके देखें तो उनको एहसास होगा कि वो कहां है। उन पाठशालाओं के असर ने
जैसा मैंने कहा, बड़ी बड़ी सरकारों को हिला के रख दिया और उन पाठशालाओं को चलाने की कीमत मुझे 16 महीने जेल में रहकर बितानी पड़ी। मुझे झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया और मैं लगभग 16 महीने जेल में रहा। सुनने में ये महीने लगते हैं, लेकिन ये जब दिनों में हम काउंट करते हैं और जब आप जेल में होते हैं तो वो घंटों में भी दिनों जैसे लगते हैं। जहां भारत में ब्रिटिश हुकूमत में कैदियों को और कैदियों में उन कैदियों को जिनको फांसी लगती थी उनको रखा जाता था उस छोटे से एरिया में 10 बाई 6, 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। उस 10 बाई 6 की काल कोठरी में मैंने 16 महीने बिताए। पहले 29 डेज मैं इस परेशानी में था कि मैं इस लड़ाई को लड़ूं या सिर्फ अपने बारे में सोचूं या इस लड़ाई को लड़ूं। 30वें दिन मैंने तय किया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। 30वें दिन मैंने तय किया कि अब इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और सामने कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना उसका मुकाबला किया जाएगा। फिर लगातार संघर्ष चलता रहा। भीम आर्मी ने पूरी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। पूरे इंडिया में हर स्टेट में उनकी यूनिट्स हैं। जब किसी गरीब पे अन्याय अत्याचार होता है, वो किसी जाति धर्म का हो, तो पुलिस से पहले वो लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। भीम आर्मी के नौजवान वहां पहुंच के उनकी मदद करते हैं और जिन मामलों को पहले दबा दिया जाता था, आज उन मामलों पे कार्रवाई होती है। भीम आर्मी ने खुद को ताकत बना के साबित किया। फिर एक और आंदोलन हुआ दिल्ली में, जिसकी गूंज विदेशों तक गई। जब सतगुरु रविदास जी महाराज का एक गुरु घर तोड़ दिया गया, उसमें भी हम लोग 96 लोग लगभग 2.5 महीने जेल में रहे। फिर एनआरसी का आंदोलन हुआ, उसमें भी हम लोग लगभग 30 दिन जेल में रहे। तो मुझे जेल से ज्यादा घर से ज्यादा जेल में बड़ा अच्छा लगता है। जेल का खाना खाना, जेल का जीवन जीना। जेल आपको आपसे अवगत कराती है। आत्मचिंतन के लिए, जैसे जो लोग बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं, मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छी जगह अगर कहीं है तो वो जेल, जहां आपका अपने ऊपर कोई जोर नहीं होता, जहां आप दूसरे से रेगुलेट होते हैं। तो मैंने जीवन के संघर्ष को आनंद की तरह जिया। एक ऐसा भी समय आया जब पैसे से हमें लोग खरीद नहीं पाए, धमकियों से डरा नहीं पाए, जेल से मुकदमों से रोक नहीं पाए, तो गोली भी खानी पड़ी। मेरे ऊपर 4 गोली चली, एक गोली मुझे लगी भी, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं। ये इस बात की गवाही है कि जिन सपनों को लेके मैं जी रहा हूं, वो सपने जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक मैं मर नहीं सकता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन इसलिए है क्योंकि भारत में अभी तक जो नहीं हुआ, इस जीवन के संघर्षों में वो काम मुमकिन होगा। एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश बनेगा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, जहां आदमी आदमी से नफरत नहीं करेगा, जहां गरीबी, बेबसी, लाचारी की जिंदगी लोगों को मजबूर नहीं करेगी, जहां महिलाओं का सम्मान होगा, जहां महिलाएं सशक्त होंगी, जहां किसान का सम्मान होगा, जहां लेबर का, मजदूरों का सम्मान होगा, जहां लोगों के जीवन में सुख शांति खुशहाली होगी। एक ऐसा भारत बनेगा।
मैं बहुत पहले कई बार इस कार्यक्रम के इन्विटेशन मेरे पास गए, लेकिन मैं मजबूर था कि गवर्नमेंट ने मुझे पासपोर्ट नहीं इशू होने दिया। शायद आपको आइडिया नहीं कि मेरे ऊपर कितने मुकदमे सरकार ने दर्ज किए। आई थिंक 50 मुकदमे मेरे ऊपर सरकार ने लगाए, एक भी मेरा अपना नहीं। अब मैं यहां हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान ने मुझे अवसर दिया और मुझे जनता ने चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि कोई ऐसा नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर आजाद को खरीद ले। कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, जिसके ऊपर जुल्म होता है या कोई उनका कोई विषय आता है जिसको मैं नहीं उठाता हूं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, जिस दिन पार्लियामेंट का इस सत्र का रिकॉर्ड आएगा तो शायद मुझसे ज्यादा किसी ने आवाज ना उठाई। जब मैं गया था पार्लियामेंट में, लोग मुझे कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, तो मैंने उनसे कहा था कि जब एक अम्बेडकराइट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि अम्बेडकराइट की पावर क्या होती है। मैं बाबा साहब के शुरुआती दिनों जब उनको कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, उस तरह का जीवन किसी को झेलना ना पड़े, बस मैं यही बात कहूंगा। उन्होंने कितने ही समय इन फैसलों से खुद को मजबूत बनाया होगा। जब हम अपने जीवन में उन फैसलों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है। उन्होंने लड़ाई से हार नहीं मानी, उन्होंने इन परेशानियों का सामना किया और संकल्प लिया कि मैं इस गुलामी की बेड़ियों को परमानेंट के लिए काट दूं। और मुझे कहने में बड़ा गर्व है कि उन्होंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। अच्छा यह है कि अभी हम लोग आजाद भारत में हैं, लेकिन और अच्छा तब होगा जब भारत का हर एक व्यक्ति आजादी को अच्छी तरह जिएगा। आजादी सिर्फ सांस लेना नहीं, आजादी सिर्फ सांस लेना नहीं, आजादी सिर्फ रोटी खाना नहीं। आजादी का मतलब है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ जीने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, तरक्की करने का अवसर मिले और देश को आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान कर सके। जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं तो उनके विचारों के साथ आगे बढ़े बगैर हम उनको याद नहीं कर सकते। समय समय पे उन्होंने आंदोलन करके, आंदोलन के जरिए संदेश देके हमें जागरूक किया है। उनके आंदोलन मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों को, और सिर्फ भारतीयों को नहीं, दुनिया में बहिष्कृत हुए, अपमान सहने वाले करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज जब हम उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे यहां आना पड़ा, इंडिया में भी उनकी जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे यहां कहने में और आपको बताने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पे उनकी जयंती के कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी जा रही। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25-26 के उपयोग से भी वहां के बहुत बड़े आबादी को रोका जा रहा है। यहां मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, शायद आप में से सबको नहीं पता होगा
कि दुनिया में महिलाओं की तरक्की के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन भारत में अगर महिलाओं की तरक्की सुनिश्चित हुई है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुई। आपको जान के शायद विश्वास ना हो, लेकिन दुनिया में नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ सती प्रथा जैसा एक कलंक भी था, जहां पति की डेथ के साथ साथ पत्नी को भी जलाया जाता था। आप महसूस करके देखो, यहां हमारी बहनें बैठी हैं, एक उंगली को जरा सा जला के देखो, आपको पीड़ा का एहसास होगा। एक उंगली के जलने से इतना दर्द होगा, वहां तो जिंदी महिलाओं को जलाया जाता था। धीरे धीरे रूढ़िवादिता की बेड़ियां वहां टूटी, लेकिन वो टूटी इसलिए आसानी से नहीं टूटी। दुनिया में जिस पे मुसीबत पड़ती है वो अपनी आवाज उठाता है, लेकिन भारत में महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा पाई, इसलिए लंबे समय तक उनको अन्याय सहना पड़ा। मुझे ये भी कहने में कोई परहेज नहीं है कि भारत में महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अगर उनको पढ़ने का अधिकार मिला है, उसके लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और उनको पूर्ण आजादी देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया है। आज अगर भारत में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, पायलट, पंजाबी में कहते हैं सरपंच, है जी, सरपंच, वो एमएलए की कहने तो की कहने एमएलए कहने विधायक बनी है, मंत्री बनी है, सांसद बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्रपति बनी है, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। इसलिए मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते ही नहीं, उनको जीने का प्रयास भी करते हैं, उनकी शिक्षाओं पे चलने का प्रयास भी करते हैं, उनके अधूरे काम को पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो कर्ज हमारे ऊपर है हम उसको उतारें। वो जो बच्चियां हमारे यहां डांस कर रही थी, इस आजादी का अधिकार भी भारत में बेटियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अब तो देश बदला बदला सा है, कुछ और बदलाव की जरूरत है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं जो यंग जनरेशन है और उनके माता पिता को ये जरूर कहूंगा कि वो बच्चों को भेदभाव करना ना सिखाएं, लेकिन ये जरूर सिखाएं कि हमारे महापुरुषों का हमारे जीवन के बदलाव में कितना बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताओगे और नई जनरेशन को नहीं पता लगेगा तो उनको यही नहीं समझ आएगा कि जिस शख्स की हम तस्वीर को लगाकर और यहां जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है। शायद आज आपके बच्चों को लगता होगा कि जिंदगी इतनी आसान है, जबकि ये सत्य नहीं। इस जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए, तब जाके जिंदगी आसान बनी।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें अपने परिवार को उन महापुरुषों के बारे में जरूर बताना चाहिए जिन महापुरुषों के योगदान की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और भविष्य में हमारी आने वाली जनरेशन उससे भी आगे बढ़ेगी। बाबा साहब का योगदान भारत की इकोनॉमी में है, क्योंकि उनके ही रास्ते पे चल के आरबीआई की स्थापना हुई। बाबा साहब का योगदान भारत में सिंचाई के लिए जो बांध बने हैं उसमें भी है। बाबा साहब का योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है। बाबा साहब का योगदान विधि के क्षेत्र में भी है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई और सेक्टर हो, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान नहीं। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि उनके समर्थक ही नहीं, उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। और आज तो हालात ये हैं कि भारतीय राजनीति में चाहे वो मन से बाबा साहब को माने या ना माने, चाहे वो मन से बाबा साहब की शिक्षाओं पे चले या ना चले, लेकिन अगर आज भारत में कोई भी राजनीति करना चाहता है तो वो बिना बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के राजनीति नहीं कर सकता। ये तब है जब वो इस दुनिया में नहीं। आप महसूस करके देखिए, वो 1956 में चले गए और आज 2025 के इंडिया में जब मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे उनको कोई माने या ना माने, चाहे उनकी टीचिंग पर चले या ना चले, चाहे उनसे समर्थन रखे या ना रखे, लेकिन अगर वो राजनीति करना चाहता है तो बिना बाबा साहब अम्बेडकर की छाया के, उनकी तस्वीर के नहीं कर सकता। ये सत्य है। जिन लोगों ने जीते जी उनका विरोध किया, आज वो भी अपने घरों पे, अपने बैनरों पे उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर लगाते हैं। ये है बाबा साहब अम्बेडकर का इंडिया में कद। इसलिए असल जीवन वही है जिसमें आपके विरोधी भी आपकी जय जयकार करें। आपके समर्थक तो आपकी जय जयकार करते हैं, लेकिन आपके विरोधी भी जय जयकार करें। आज एक गुरु घर में मैं धन्यवाद दूंगा बैरिया के साथियों का, गुरु घर की कमेटी का, जिन्होंने वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को भी आज लाइब्रेरी में स्थापित किया है। बाबा साहब से हमें सीखना चाहिए कि हार नहीं माननी। बाबा साहब से हमें सीखना चाहिए कि परेशानियों का सामना करना है, और बाबा साहब से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से तय किए गए अपने काम को पूरा करना है। मैं आज आपको, जब मैं यहाँ बैरिया में खड़ा हूं और इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की भूमिका में हूं, मैं बस आपको ये बताने के लिए यहां हूं कि बहुत काम वहां बाकी है। आप लोग नजर बना के रखिए और देखिए किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही भारत को भी उसी दिशा की तरफ लेकर चलेंगे जिस दिशा की तरफ या जिस जीवन को आज आप लोग जी रहे। आने वाले समय में हम लोग अपनी मेहनत से इस तरह के परिवर्तन पॉलिटिकल पावर हासिल करके करेंगे कि जब कभी आप इंडिया आया करोगे तो आपको वहां पहुंचने पे गर्व महसूस हुआ करेगा कि जो सपने आप देखते थे उन सपनों को पूरा किया जा रहा है। आप यहां हैं, आपके परिवार अभी भी भारत में बड़े पैमाने पर निवास करते हैं। आप यहां पहुंचे हैं तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि जिन अवसरों की वजह से आप यहां पहुंचे हैं, उन अवसरों का फायदा उठा के जब आप यहां तक आ गए हैं तो अपने भोले भाले गरीब कमजोर समाज को ना भूलें। अगर आप उन्हें भूल जाओगे तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे कौन बढ़ाएगा। बाबा साहब से, उनके संघर्ष से जो मिला उसको लेकर तो आप लोग यहां तक पहुंच गए, लेकिन जो लोग छूट गए हैं उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको भी आप लोगों को समझना चाहिए। और हमें निरंतर ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से भी जो छूटे हुए लोग हैं हम उनको गाइड करके, उनको मदद करके, उनको तैयार करके उनको भी मुख्य धारा में ला सकें, तो इस प्रयास को भी हमें करना चाहिए। आज अगर किसी पे जुल्म होता है, किसी को परेशानी होती है, तो वो बाबा साहब के संविधान की तरफ देखता है और वो प्रार्थना करता है कि ये संविधान सुरक्षित रहेगा तो हमारी सुरक्षा होती रहेगी, ये अवसर बने रहें, हमारा देश तरक्की करे, हम स्वाभिमान सम्मान के जीवन को प्राप्त करें। आजकल सोशल मीडिया का युग है। आपके यहां टिकटॉक चलता है, हमारे यहां बैन कर दिया। हमारी गवर्नमेंट को लगा कि टिकटॉक अच्छी चीज नहीं है तो उसको बैन किया जाए, लेकिन और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप देख सकते हैं कि भारत में क्या चल रहा है। और जो नई जनरेशन है उसको तो जानना भी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। फेसबुक है, ट्विटर है, ट्विटर भी अब एक्स हो गया, आप ही के लोगों ने किया। ट्विटर को एक्स भी आप ही के यहां के लोगों ने किया। इंस्टाग्राम है, और भी सोशल साइट हैं जिस पे आप ये आइडिया लगा सकते हैं रिसर्च करके कि देश में क्या चल रहा है। मुझ पे भी मेरे जैसे लाखों साथी जो वहां काम कर रहे हैं, हम पे भी निगाह बना के रखिए और हमारे साथ जुड़कर भी रहिए, जिससे आपकी गाइडेंस का फायदा भी हम लोगों को मिल सके। आप जिस सेक्टर में हैं वहां से किस तरह से उस सेक्टर से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, इसके लिए भी इस बंधुत्व के भाव को बना के रखें। मैं आपको बधाई भी दूंगा कि एक बड़ा ऐतिहासिक काम आपने यहां किया है और उसमें जिस तरह की क्षमता आप लोगों ने जुटाई, जिस तरह से आपने अपनी बात को रखा है, जिस तरह की मौजूदगी आपने उसमें दर्ज कराई, मैं उसके लिए भी आपके संघर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका में उस तरह के हालात ना बने या उस तरह की स्थिति ना बने, लेकिन जब यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात चल रही थी और हमने आज जो है एंटी कास्ट हॉटलाइन भी शुरू की, तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक सरनेम रहेगा और जहां जहां सरनेम रहेगा वहां वहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी रहेगा, क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ भारत में ही है जहां पैदा होते ही आदमी ऊंचा हो जाता है और पैदा होते ही आदमी नीचा हो जाता है। ये हमारी ही देश के व्यवस्था बनाने वाले लोगों ने बनाए, जिनको लगता है कि पशु पक्षी इंसान से ज्यादा बेहतर होते हैं। तो मैं आज यहां से उन पर कुछ नहीं कहना चाहता, उनसे मैं वहीं जाके निपटूंगा, ये मेरा काम। जो भी गैर बराबरी करेगा शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, मुस्लिम के साथ, जैन के साथ, सिख के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ, लेबर के साथ, आने वाले कुछ दिनों में
ऐसी गैर बराबरी करने वाले, ऐसे अन्याय करने वाले लोगों का सामना हम और हमारी टीम बहुत मुखरता से करने वाले हैं। मैं पुनः मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करते हुए चंद बातें संतों गुरुओं के बारे में कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। शायद हमारी नौजवान पीढ़ी नहीं जानती है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सहयोग करने में भी संतों का बहुत बड़ा योगदान है। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंडिया से और भी नेता आके ये कह रहे थे कि हम शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उस समय स्वामी अच्युतानंद और उनके साथियों ने हजारों की संख्या में लेटर्स भेजकर डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता माना था, जिसकी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमारे अधिकारों के लिए लड़ पाए। तो मैं संतों की भूमिका को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और आपको मेरे संदेश के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आप सोशल इवेंट का हिस्सा जरूर बने। इससे आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं, जिस तरह से डिप्रेशन और भी प्रॉब्लम जो हैं उनका भी समाधान होगा। क्योंकि जब हम साथ बैठते हैं, जब हम साथ जुड़ते हैं, तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे सहयोगी मिलते हैं। कभी कभी ऐसा कोई आदमी टकरा जाता है जो आपके बहुत काम आता है। तो हमें जब सोशल कोई भी कार्यक्रम हो उसका हिस्सा भी बनना चाहिए। आज आपने कुर्सियों की संख्या बढ़ाकर, यानी कि जितनी कुर्सियां थी उससे ज्यादा लोगों को यहां पहुंचाकर आपने जिस तरह से मुझे सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं इस प्यार सम्मान को जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद ऐसे ही आपके ऊपर बना रहे और समय समय पे आप भी महापुरुषों के रास्ते पे चलकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन्यवाद। Good evening, everyone. It's my honor and pleasure to speak here at this event, and I would like to thank especially AKSC, Karthik Bhai, for always, calling us and having this coalition. It is one of the very important factor for Indian American Muslim Council because we believe in the coalition outreach. Indian American Muslim Council, as you might know, was formed in the year 2002, aftermath of Gujarat. And the way we strategize ourselves is to bring all the coalitions together. So the way we worked is to bring different organizations on one platform with the same common motto of preserving the peace, pluralism and social justice in India. And from there the journey started. It was actually formed in the Bay Area. And today I'm proud to say that Indian American Muslim Council has been a major factor of bringing many organizations together and forming a coalition, and this has been one of the biggest strengths for our organization. When we formed, we brought 48 different organizations on one platform called as Coalition Against Genocide, and from that point onwards until today, in 24 different chapters across United States we have spread, and
we continue to have this coalition building political outreach, media outreach, academic outreach, all these different sectors where we are focusing and trying to educate people in terms of how the diversity and the peace and pluralism coexist in India. We want to preserve that, and I would like to thank once again AKSC for this partnership. Always they have been there in our events, and we always reciprocate with the same. So thank you so much, Karthik Bhai, and I would like to even, thank you, Mr. Chandrasekhar Azad Sahab, for coming all the way. Give him a big round of applause for being here, ladies and gentlemen. Because of whom, we all have gathered together, and we need many more Chandrasekhar Azads like that. ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 134ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਸੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਚਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਫਲਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਹੁਣ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿਰ ਹੁਣ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਆਗਾਜ਼, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਾਫਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਛੇੜਦਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮਾਰੀ ਪੱਬ ਫਿਰਦਾ ਬੂਹੇ ਭੇੜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਨੇਰਿਆਂ ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਾਫਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ, ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਾਸਲਾ। ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜੋਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਦਨ ਸਮਾਜ, ਬਹੁਵੰਨ ਸਮਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਦੇ, ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਗੱਡ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੱਕ ਮੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਖੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ, ਇਹ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।
Honorable Mr. Azad. It is a very moving speech. Can we all give a standing ovation and a round of big applause for his such an inspiring talk? He has brought back that what life he has lived and beautifully stitched with his personal experience, how it led to the life of his politics, how it is based on that, and how he convinced himself the poverty he suffered from. He is fighting against the poverty that he endured and experienced, but to put an end to the poverty that across the world that which affected him, and that is simply awesome. As we mentioned in our poster that what Ambedkar has taught us finally, that how we have to struggle unitedly to fight for the removal of economic, educational and social inequalities. And Honorable Mr. Azad has put all these things in perspective. Let's give a final round of applause before I hand over to our MC team. Over to you, Subbu. Thank you, Karthik. We are now approaching the end of the program. I request everyone to stay behind for 5 more minutes. We had an incredible event filled with colorful cultural performances, inspiring speeches. I now call upon Dr. Swati Bondade to deliver the vote of thanks. Welcome, Swati. Thank you so much. I know हम सब अभी भूखे हैं, right? We are waiting for dinner, but I really request you guys just bear with me only for 3 minutes. Thank you. So we have reached the end of truly wonderful program. The joy we shared and the attention you all gave to every segment prove how important this day, the birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma Phule, is to us. First and foremost, I want to thank each and every one of you for attending and staying engaged throughout the event. On behalf of our all attendees and organizers, I would extend our gratitude to our chief guest, the Honorable Mr. Chandrasekhar Azad ji. This marks the first time the history of Ambedkar Jayanti celebration in US that the sitting MP has joined us. Azad ji, thank you for visiting the US and spending this time with us. Your speech was really enlightening and enforcing how the struggle of oppressed are interconnected globally, and why our activism and politics must be too. Special thanks to Caroline, Miss Caroline, for her insight, thoughtful. The knowledge you have shared with us definitely empowered us for the advance in our career and confidence and integrity. Thank you so much. Next, I want to recognize the incredible efforts of all the organizing team, Ambedkar International Center, AKSC, Beam International Foundation, Indian American Muslim Council, IBC, and International Bahujan Organization. Now let's applaud our dynamic MC team, Subbu, Monisha, Rohit, Mario, Anishka, and Shakti for their flawless planning and execution. Let's give another huge round of applause for all the... The speech delivered by Mr. Chandrasekhar Azad will undoubtedly inspire the youth and show them a new path. This episode, presented by Mr. Prem Kumar Chumber, Editor-in-Chief of Desh Doaba and Ambedkar Times, is truly special. So make sure to watch this video till the end and share it as much as possible.